नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि क्या डिप्रेशन वास्तविक है, क्या ये एक बीमारी है या एक पागलपन है। समाज में तरह-तरह की चर्चाएँ होती रहती हैं मानसिक परेशानियों के बारे में, उसमें डिप्रेशन एक है। हम सभी लोग प्रतिदिन खुश होते हैं, उदास होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मन की मनोदशा बताती हैं। पर ये सभी सामान्य रिएक्शन है, ये सामान्य इमोशंस हैं, जो आना ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा उदास रहने लग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक उदास रहने लग जाता है या बिना किसी कारण के उदास रहने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहना शुरू कर दे, तो वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है और तनाव धीरे-धीरे डिप्रेशन का रूप लेता है। और ये डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन उसी तरह की बीमारी है जैसे डायबिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे मलेरिया, जैसे टाइफाइड है। बस अंतर इतना है कि ये मन की परेशानी है, इसको किसी भी लैबोरेटरी के जाँच में पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए समाज के लोग अक्सर इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक समस्या है और जिसका समाधान संभव है। अक्सर हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति खुश नहीं रहता है, वो बहुत उदास रहता है, वो बहुत परेशान रहता है, ज़िंदगी से परेशान हो गया है, उसे खुश रहना आता नहीं है, या वो बदमाशी करता है, या वो कामचोरी करता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता हो, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता हो, ऐसा नहीं है। उसकी मनोदशा ऐसी है कि वो पढ़ नहीं पाता है। और अगर इन चीज़ों के साथ में, उदास रहने के साथ में कुछ और समस्याएँ जुड़ती चली जाएँ, तो उसे एक डिप्रेशन कहते हैं। तो आइए जानें कि डिप्रेशन में और क्या-क्या चीज़ें हैं जो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है। कैसे पहचानें कि सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है? तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि वो व्यक्ति 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक लगातार उदास रहे और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा या बिना किसी कारण के। और उदासी के साथ-साथ में अगर उसमें चिड़चिड़ापन है, थकान है, कमज़ोरी है, उसे पढ़ने में या किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या कंसंट्रेशन की कमी हो गई है, या कभी-कभी इसमें सुसाइडल विचार भी आते हैं कि आत्महत्या कर लें, निराशा भरी भावनाएँ आती रहती हैं। अगर इस तरह के लक्षण जुड़ते चले जाएँ, तो ये समेकित रूप से हम इसे डिप्रेशन के लक्षण बताते हैं। तो अगर अब आपको पता चल गया है कि सामने वाले किसी व्यक्ति को या आपके किसी करीबी को डिप्रेशन हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उनके पास में जाएँ, उनके पास बैठें और हाथ पकड़कर या साथ बैठकर समानुभूति या एम्पैथी से उससे पूछें कि आपकी क्या समस्या है। आमतौर पर ऐसे लोग जल्दी बताते नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पर कई सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो पारिवारिक रिश्तों में होते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं जो वो डिस्कस नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर वो डिस्कस नहीं करेगा तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको भरोसा दिलाएँ कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ आती हैं, जिसके चलते लोग तनाव में चले जाते हैं और ये तनाव धीरे-धीरे करते-करते डिप्रेशन में बदल जाता है। और अगर डिप्रेशन एक बार आ गई, तो फिर व्यक्ति किसी से बताने से हिचकता है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसे लगता है कि मुझसे अब हो ही नहीं पाएगा, मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसको साथ चाहिए। एक व्यक्ति वैसा हो जो उसके साथ उसके बगल में बैठे, उससे बात करे और उससे पूछे कि आखिर आपकी समस्या क्या है? अगर वो समस्या वो बता देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना उसे उत्प्रेरित करें। उसे प्रेरित करें बताने के लिए कि सभी के जीवन में इस तरह की समस्याएँ आती हैं और इसका समाधान भी संभव है। हर समय ये संभव नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि वो अ, खुद से ही सभी समस्याओं का समाधान करे। कभी हमारे परिवार, कभी हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं समस्याओं का समाधान करने में। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी किसी मानसिक बीमारी या डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन अगर आपको है या लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं या किसी अन्य मानसिक परेशानी में हैं, तो आप घबराएँ नहीं, आप छुपाएँ नहीं। आपके आस-पास के कोई भी व्यक्ति हैं या दोस्त हैं, जिन पे आपको भरोसा हो कि शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं, उनके पास आप जाएँ, अपनी समस्याओं को अच्छे से बताएँ और यकीन मानें सारी समस्याओं का समाधान संभव है। अक्सर ऐसा लगता है डिप्रेशन में कि मेरी कोई मदद नहीं करता है, मेरी कोई केयर नहीं करता है, ऐसा नहीं है।
डिप्रेशन में अक्सर ऐसे सोच मन में आते रहते हैं और डिप्रेशन ठीक हो जाने के बाद ये विचार स्वतः ही हट जाते हैं। तो अगर हम अपने किसी खास व्यक्ति से शेयर कर लें, तो ये समस्या का समाधान निकल सकता है। ज़्यादातर लोग वैसे हैं हमारे परिवार में या हमारे सोसाइटी में, हमारे दोस्तों में, जो हमारी समस्या को समझते हैं, जो हमारा केयर करते हैं। कई बार ऐसा सोच आता है कि अगर मैं किसी को बता दूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे मानसिक बीमारी है, लोग मुझे इग्नोर करेंगे या तिरस्कार भरी नज़रों से देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको समझते भी हैं और लोग आपकी कद्र भी करते हैं। आपकी समस्या को समझकर वो आपकी मदद करेंगे और आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि कहीं ये पागलपन तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, इस शब्द का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये शब्द एक स्टिग्मा भरा शब्द है और इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए डिप्रेशन बिल्कुल एक अलग बीमारी है। लोग आपको इस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से आप डिप्रेशन में अपने आप को देख रहे होते हैं। तो अगर अब आपको पता है कि आपको या आपके किसी करीबी व्यक्ति को डिप्रेशन है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आस-पास के किसी साइकियाट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट क्या करेंगे? साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकियाट्रिस्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो मन से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपकी सभी बातों को सुनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या समाधान संभव है। और जब बहुत सारी परिस्थितियों में वो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आमतौर पर इन दवाइयों का असर 2 से 3 सप्ताह में आना शुरू हो जाता है और लगभग 2 से 3 महीने में ज़्यादातर मामलों में डिप्रेशन के मरीज़ ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, लगभग 2 से 3 महीनों में ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ लंबी भी दवाई चलती है, वो अलग बात है। लेकिन ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। कितने दिन दवाई चलेगी, दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये आपके साइकियाट्रिस्ट आपको बताएँगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसमें किसी को काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, जिसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये आपके साइकियाट्रिस्ट आपको बताएँगे कि किस परिस्थिति में आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की आवश्यकता है। ये निर्णय आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने घर का माहौल कैसा रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अपने मन की बातों को शेयर कर सकें। क्योंकि अभी के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग तो बैठे एक ही कमरे में हैं, लेकिन सभी के हाथ में मोबाइल है और सभी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। करने को तो पूरी दुनिया पॉकेट में है या हाथ में है मोबाइल में, लेकिन हम अपने घरवाले के पास ही नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें पेरेंट्स का रोल। पेरेंट्स का रोल ऐसा होना चाहिए क्योंकि बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। तो अगर हम अपने मोबाइल के यूज़ के समय को कम कर लें, अगर हम टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या एक ऐसा समय निकालें जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति घर का मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। रात का समय निकालें जिसमें कि रात में 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति घर का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। साइलेंट मोड में करके सब लोग रख सकते हैं। और जब साथ बैठे तो आप अपने बच्चों से पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ? आज किस दोस्त से मिले? उनसे क्या बात हुई? किसी तरह की समस्या है तो डिस्कस करो। अगर मान लिया बातचीत के दौरान में ऐसी कोई भी समस्या सामने आती है जिससे कि आप सहमत नहीं हो या लगता है कि बच्चा या लड़का गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसे डाँटें नहीं। डाँटने से वो कभी आगे आपको समस्या बताएगा नहीं। इसलिए उसको समझाने का प्रयास करें। ज़्यादातर मामलों में समझाने से बच्चे समझ जाते हैं। इस तरह से बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप बच्चों की समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक आप उनका समाधान निकाल नहीं सकते हैं। आजकल बहुत ही तेज़ी से बच्चों में डिप्रेशन और सुसाइड जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए और पहले ही ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी परेशानियों को अपने माँ-बाप या भाई-बहन से शेयर कर सकें, ताकि समय रहते कदम उठाया जा सके। दूसरी जो परेशानी है, वो पारिवारिक समस्या है। लोग अक्सर पति-पत्नी में या घर में भाई-बहनों में अक्सर कुछ झगड़े हुआ करते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हस्बैंड-वाइफ के झगड़े हैं। क्योंकि दोनों अलग-अलग परिवार से आते हैं, दोनों की महत्वाकांक्षाएँ अलग हैं, दोनों की उम्मीदें अलग हैं। दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग उम्मीदें रखते हैं, पर शायद कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पाता है। ये जो गैप है, इस गैप को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस गैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कम्युनिकेशन गैप, कि हम जो कहना चाहते हैं अपने पति को या अपनी पत्नी को, वो समझ नहीं पाते हैं और जो वो कहना चाहती है, उसे शायद हम समझ नहीं पाते हैं। इसको ठीक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो ये है कि अगर कभी भी आप किसी
बात पर विवाद होता है उनके साथ में, तो सबसे पहले तो विवाद के समय में किसी एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जब लगे कि अभी झगड़े नहीं हैं, तो अच्छे से बैठकर अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से उनके सामने रखिए और उनकी बातों को भी बहुत ही ध्यान से सुनिए कि उनकी क्या इच्छाएँ हैं। और अगर मिल-जुल करके इस समस्या का समाधान करेंगे, तो निश्चित तौर पर निकल आएगा। फिर भी अगर लगता है कि इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है और कोई समस्या है जो रह जा रही है, तो आप निश्चित तौर पर अपने साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जो एक मैरिज काउंसलिंग या कपल थेरेपी होता है। इस तरह से आपको थेरेपी के माध्यम से आप दोनों में संबंध अच्छा स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगर आपको या आपके आस-पास के किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या किसी अन्य मानसिक बीमारी जैसी समस्या है, तो आप आगे आएँ, अपनी भी मदद करें और अपने किसी करीबी की भी मदद करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही लगता है कि कोई भी लक्षण हो, तो उसके लिए आप किसी साइकियाट्रिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेडिशाला ऐप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।